अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके अंदर से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, यानी कि चारों तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपने प्रिपेयर करना है, अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद इसको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर भी करना है। सबसे पहले बच्चों, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये जो वर्ड कंजर्वेशन है इसका मतलब देखें तो कंजर्वेशन का जो वर्ड है वो निकला है कंजर्व से, और कंजर्व का मतलब होता है महफूज कर लेना या उसके अंदर चेंज ना आने देना। ठीक है, कि जो जिस हालत में वो है उसी हालत में ही रहे। ठीक है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि मोमेंटम के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आ रही, कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो अगर हम मोमेंटम की डेफिनेशन को रिवाइज करें तो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी ये स्टडी की थी कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम किसी भी बॉडी के अंदर वो क्वांटिटी ऑफ मोशन है जो कि उस बॉडी के अंदर किस वजह से होती है, उसके मास की वजह से और उसकी वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, तो मोमेंटम से रिलेटेड मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर्स बच्चों पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे मैं आई बटन में उसका लिंक दे देता हूँ। यहाँ से आप वो मोमेंटम वाला टॉपिक लाज़मी समझें, उसके बाद फिर ये आपको ज़्यादा ईज़िली समझ आएगा। अब सबसे पहले कुछ 1-2 टर्म्स हैं जो यहाँ पे हमने देखनी है लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टडी करने से पहले। तो पहली जो टर्म है वो है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ बॉडीज़ विदिन सर्टेन बाउंड्रीज़ व्हिच आर अंडर आवर कंसिडरेशन। ठीक है, सिस्टम क्या है? बॉडीज़ का एक ऐसा ग्रुप है, मल्टीपल बॉडीज़ भी हो सकती है, सिंगल बॉडी भी हो सकती है, विदिन सर्टेन बाउंड्रीज़, किसी खास बाउंड्री के अंदर, व्हिच आर अंडर आवर कंसिडरेशन, जो कि हमारी कंसिडरेशन के अंदर है, यानी कि जिसके साथ हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसके ऊपर कोई चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? ये हमारा सिस्टम है। अब इसकी अगर एग्ज़ाम्पल लें तो ये फ़र्ज़ करें इसके अंदर कोई भी चीज़ आ रही है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, वो कोई बॉल हो सकती है, वो कोई गाड़ी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी चीज़ जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं जो कि हमारी कंसिडरेशन के अंदर है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम। और सिस्टम की कोई ना कोई क्या होती है? बाउंड्री, और बाउंड्री से बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? सराउंडिंग। ठीक है बच्चों, अब सेकंड जो चीज़ हमने यहाँ पे स्टडी करनी है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम तो हमने देख लिया क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है ना, आइसोलेट का मतलब होता है अलग। ठीक है, यानी कि जिसका दूसरों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आइसोलेटेड सिस्टम फिर ऐसा ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज होगा जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि उसका बैरूनी किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि सराउंडिंग वाली कोई भी चीज़ इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं डाल रही। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कंटेनर के अंदर अगर गैस के मॉलिक्यूल्स फिल कर दें, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में तो इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है ना, हमने क्या कहा है? ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज आपस में तो इंटरैक्ट करेंगे और वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी इंटरैक्ट करेंगे, लेकिन बाहर से कोई भी चीज़ इनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा रही, कोई अमल दखल नहीं हो रहा। तो ऐसे सिस्टम को फिर हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि इसके अंदर जितनी भी बॉडीज हैं उनका बाहर वाली चीज़ों से जो राब्ता है वो नहीं है, इसलिए इसको आइसोलेट कर दिया गया है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अब बच्चों अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा इंटरैक्टिंग बॉडीज हैं, तो उनका जो टोटल मोमेंटम होगा, यानी कि एक बॉडी का फॉर एग्जांपल 20 मोमेंटम है, दूसरी बॉडी का 30 है, तो टोटल हो गया इनका 50। तो टोटल मोमेंटम उसका कांस्टेंट रहेगा, यानी कि टोटल उनका 50 ही रहेगा। ऐसा हो सकता है कि पहले वाली का 20 से कम होके 15 हो जाए, दूसरी वाली का 30 से कम होके 35 हो जाए, लेकिन टोटल जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। टोटल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? कि ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। तो कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ masses m1 एंड m2। ठीक है, दो स्फीयर्स हैं, एक का मास m1 और दूसरे का मास m2। दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, तो जो मास 1 है वो मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से, और जो मास 2 है वो मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी से। ठीक है, और दोनों मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। सही है, अब ये दोनों जो मैसेज हैं ये इस तरह से मूव कर रहे हैं कि u1 इज ग्रेटर देन u2, यानी कि जो पीछे वाली बॉल है
उसकी वेलोसिटी आगे वाली बॉल से क्या है, ज़्यादा है। तो उससे क्या होगा कि स्फीयर ऑफ मास m1 अप्रोचेस द स्फीयर ऑफ मास m2 एज दे मूव एंड बोथ स्फीयर विल कोलाइड आफ्टर सम टाइम। अब क्योंकि पीछे वाले स्फीयर की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है और आगे वाले की कम है, तो क्या होगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों का जो आपस में फासला है वो कम होता जाएगा, क्योंकि m1 जो है वो उसके करीब होता जा रहा है क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम दे विल कोलाइड, तो क्या होगा कि कुछ देर बाद उनका आपस में टकराव हो जाएगा। सही है बच्चों? अब अगर हम देखें तो फर्स्ट बॉल जो है उसका कुछ ना कुछ मास भी है और उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है, और सेकंड बॉडी का भी कुछ ना कुछ मास है और उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है। इसका मतलब इन दोनों बॉडीज के अंदर मोमेंटम है। सही है, क्योंकि मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो कोई भी बॉडी जिसकी वेलोसिटी हो उसके अंदर मोमेंटम भी होता है। तो अब हमने देखना है मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन। ठीक है, इनका टकराने से पहले जो इन दोनों बॉडीज का हमारे पास सिस्टम था, इसका मोमेंटम कितना था। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 अगर हम देखें, यानी कि ये वाली जो बॉडी है, तो इसको हमने कह दिया p1i, यानी कि फर्स्ट बॉल का मोमेंटम इनिशियल जो था। ठीक है, फर्स्ट बॉल का जो इनिशियल मोमेंटम था उसको हम किससे शो करेंगे, m1u1, यानी कि मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। और सेकंड बॉल का जो मोमेंटम है वो सिमिलरली क्या आ जाएगा, p2i। ठीक है, जो कि इक्वल होगा m2u2 के। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास टोटल मोमेंटम कितना है सिस्टम का टकराने से पहले, तो उसको हमने कह दिया पी आई का मतलब इनिशियल मोमेंटम, और वो होगा इन दोनों मोमेंटम्स को ऐड करके जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा उसके बराबर। ठीक है, तो P1i प्लस P2i को ऐड करने से हमारे पास पूरे सिस्टम का मोमेंटम आ जाएगा। अब इन दोनों की जब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा P1 की जगह आ गया m1u1 और P2 की जगह आ गया m2u2, और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, के टकराने से पहले इनका टोटल मोमेंटम कितना था। और अभी हमने क्या कहा है कि आफ्टर सम टाइम m1 हिट्स m2 विद सम फोर्स। ठीक है ना, जब ये दोनों टकराए हैं तो m1 ने m2 के साथ जो टकराव किया है, तो उसने उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाई है, एंड m2 विल एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन m1। जब m1 m2 के ऊपर फोर्स लगाएगी तो m2 भी m1 के ऊपर फोर्स लगाएगी, जो कि इक्वल होगी m1 के फोर्स के, क्योंकि वो रिएक्शन फोर्स है। तो उससे क्या होगा, दोनों की वेलोसिटीज भी चेंज होंगी। हम कहते हैं जी लेट देयर वेलोसिटीज बिकम v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली आफ्टर कोलिजन, यानी कि टकराने के बाद हम कहते हैं जी इनकी वेलोसिटी चेंज होकर u1 से v1 हो गई है और इसकी u2 से v2 हो गई है। फिर क्या होगा, देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन कितना आएगा हमारे पास। अब हमने वो देखना है कि टकराने से पहले तो हमने देख लिया कितना था, अब हमने देखना है कि जब दोनों बॉडीज टकराने के बाद मूव कर रही हैं, अब जो हमारा सिस्टम है इसका मोमेंटम कितना है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम देखें कि फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1, वो आएगा p1f, यानी कि फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम, और f क्या शो कर रहा है कि फाइनल मोमेंटम यानी कि टकराव के बाद वाला, वो किसके इक्वल होगा, m1 v1। अब ये जो वेलोसिटी हमने ये बाद वाली लगानी है जो कि v1 है। सिमिलरली जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका क्या आ जाएगा, m2 v2। ठीक है, और अगर हम देखना चाहते हैं कि टोटल सिस्टम का मोमेंटम कितना है, तो वो किसके इक्वल आएगा, फाइनल मोमेंटम के, और वो इक्वल होगा p1f प्लस p2f, यानी कि फर्स्ट बॉडी का फाइनल मोमेंटम और सेकंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम। और इनकी यही वाली वैल्यूज अगर हम पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, कि टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। टकराने से पहले कितना था, m1u1 प्लस m2u2, यानी कि जो पहले वाली वेलोसिटी थी, और टकराने के बाद जो न्यू वेलोसिटीज हैं उनके हिसाब से हमारे पास इक्वेशन आएगी, और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब हमने दो इक्वेशंस निकाली हैं कि इनिशियल मोमेंटम टकराव से पहले इतना था m1u1 प्लस m2u2, जिसको हमने डिनोट किया pi से, और टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन हमने डिनोट किया pf से, और वो इक्वल है m1v1 प्लस m2v2 के। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो भी हमने स्टेटमेंट देखी है उसके मुताबिक हमने क्या पढ़ा है कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल होना चाहिए टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन का, क्योंकि अभी हमने कहा था कि सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। हो सकता है कि इन दोनों बॉडीज का मोमेंटम आपस में कम हो जाए, लेकिन जो इनका टोटल सम निकलेगा, यानी कि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल निकालेंगे, उस टोटल में कोई फर्क
नहीं आएगा। यानी कि अगर पहली का कम हुआ है तो दूसरी का ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और पहली का बढ़ेगा तो दूसरी का ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, लेकिन टोटल हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है? यही हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट में पढ़ा है। तो अब इन दोनों की अगर हम जो ऊपर वैल्यूज़ लिखी हैं, उनको यहाँ पे पुट करें तो वो आ जाएगा Pi इज़ इक्वल टू Pf, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल है फाइनल मोमेंटम के, और इनकी वैल्यूज़ क्या बनती हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 जो कि इनिशियल मोमेंटम था वो इक्वल होना चाहिए m1 v1 प्लस m2 v2 के, ठीक है? तो ये बच्चों हमारी इक्वेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है वो चेंज नहीं होगा, टकराव से पहले जितना था टकराने के बाद भी उतना ही रहेगा। तो रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं कि इफ मोमेंटम ऑफ वन बॉडी डिक्रीजेस देन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, कि अगर एक बॉडी का मोमेंटम कम हो गया है तो दूसरी का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और अगर इसका ज़्यादा हो गया तो इसका कम हो जाएगा। बट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है? जब तक इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, तब तक जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको अच्छे से सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे कि किस तरह से सिस्टम के अंदर वाली बॉडीज़ का मोमेंटम तो चेंज हो सकता है, लेकिन जब वो टोटल करेंगे, तो टोटल हमेशा हमारे पास क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। किसके लिए? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगले आने वाली वीडियोज़ भी आपको सबसे पहले नोटिफ़िकेशन के ज़रिए मिलती रहें। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।